नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, हम 3 और 5 मार्कर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। जो भी 3 मार्कर बच गए इसके, उसको आज कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। और 5 मार्कर देख लेंगे। इसके बाद कोशिश करेंगे अगले वीडियो में 2 से 3 11 मार्कर देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला 3 मार्क का देख लेते हैं क्या है। सप्त सिंधु क्षेत्रीय प्रदेश है ना। तो इसके पॉइंट देख लेते हैं। इस तरीके से मैप बना सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि जो 7 नदियां हैं उसी को, उसके आसपास का जो क्षेत्र या निवास था उसी को सप्त सिंधु क्षेत्र बोला जाता है ना। तो यहाँ पर नदियों के नाम लिखना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मैप में, लेकिन आप यहाँ पर थ्योरी में लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, आर्यों का निवास स्थान माना जाता था उसे, इसे आर्यों का आदि देश भी कहते हैं। किसे? अब इतना ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको 3 मार्कर में टू द पॉइंट लिखने की जरूरत है। जैसे कि ये क्या है, आर्यों का निवास स्थान माना जाता था इसे, इस वजह से इसे आर्यों का आदि देश भी कहते थे। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा भारतवर्ष का सबसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था ये। ठीक है, विस्तार देख लेते तो कहाँ से कहाँ विस्तारित था ये, कश्मीर में था। कश्मीर, पाकिस्तान, पंजाब के अधिकांश भाग तक विस्तार था इसका, जैसे कि आपको मैप में दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 7 नदियों की उपस्थिति के कारण इसका नाम क्या पड़ा, सप्त सिंधु प्रदेश या क्षेत्र। तो कौन कौन से 7 नदियाँ हैं, अब इसको आप लिख सकते हैं। सिंधु है, वितस्ता, झेलम मतलब अस्किनी, परुस्नी, विपाशा, सतुद्री मतलब सतलज, सरस्वती। तो आप इसको पुराना नाम ही लिखे, ठीक है, नया नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर पुराना नाम लिखेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट इसके हो गए। नेक्स्ट है, इसके बाद देख लेते हैं मैक्स मुलर के ऊपर। आपको पता है मैक्स मुलर कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ही आर्यों के बारे में सही जानकारी दी थी। देख लेते हैं क्या है। पहला पॉइंट डाल देंगे, जर्मनवासी थे और वेदों के ज्ञाता थे ये। ठीक। दूसरा है कि सर्वप्रथम आर्यों की जानकारी दी इन्होंने, सर्वप्रथम दी थी इन्होंने, और उसका उद्गम क्षेत्र क्या बताया था इन्होंने, मध्य एशिया। ठीक है, इसका देखते हैं रचना कौन कौन सी इनकी। अगर किसी ने भी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी है तो उसको लिखना जरूरी हो जाता है। तो पहले देख लेते हैं, 2 बुक लिखी इन्होंने। सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, एक ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। तो इसमें से 2 में से जो भी आपको याद रहे वो लिख सकते हैं वहाँ पर जाकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विवेकानंद जी ने इनको उपाधि क्या दी थी, वेदांती का वेदांती। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट तो इसके इंपॉर्टेंट हो गए। तो कोई एक बुक याद कर लीजिए उसमें से। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद। नेक्स्ट 3 मार्कर देखने से पहले आपको बता देता हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं पीएससी को लेकर के, वहाँ पर तो पूछे ही जाता है 3 मार्कर। हिस्ट्री का हो जाए, मतलब सब्जेक्ट का बता रहा हूँ मैं, तो सभी सब्जेक्ट का पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे हिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वीडियो को क्या करते हैं, कैसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अगर अच्छे खासे शेयर और लाइक हो जाएंगे, व्यूज़ हो जाएंगे, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो ऐसे ही हम डिमोटिवेट हो जाएंगे और हम हो सकता है कि इस वीडियो सीरीज़ को बंद कर दें। ठीक है, तो चलिए आज का देख लेते हैं। 3 पॉइंट क्या है नेक्स्ट, वेद। वेद के बारे में बताएंगे सबसे पहले कि रचयिता कौन है, वेद व्यास जी हैं। काल बता सकते हैं आप लोग, याद है तो ठीक है। 1400 ईसा पूर्व बोला विल्सन ने, 4000 ईसा पूर्व बोला जेकोबी ने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, महत्व बता सकते हैं कि सनातन धर्म, यहाँ पे कई लोग हिंदू धर्म लिखते हैं जो कि सही नहीं होगा, सनातन धर्म लिखेंगे तो ज़्यादा सटीक हो जाएगा। ठीक है, सनातन धर्म का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ था, या प्राचीन और पवित्र ग्रंथ था। ठीक है, प्रकार दे सकते हैं इसके, कौन कौन से प्रकार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 प्रकार हो गए। ठीक है, इसमें सबसे अंतिम कौन सा है, अथर्ववेद है। ऋषि अंगिरा ने इसके निर्माण किया था। विशेष देखते हैं, आर्यों की सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक जानकारी का उल्लेख मिलता है वेद से। ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। अगर ये पॉइंट नहीं लिखते हैं तो आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये हो सकता है या फिर 1 1.5 नंबर भी मिल सकता है आपको। तो आपको कुछ ऐसी जानकारी है जो हमेशा देनी होती है, इंपॉर्टेंट, कि उसका एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि पूछा किस पर्पज से इसे, तो वो बताना जरूरी है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं, पुराण के बारे में देख लेते हैं। सनातन धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ है, सृष्टि और प्रलय का उल्लेख मिलता है यहाँ। ठीक है, पहले मैं थोड़ा उसकी जानकारी बता दी। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट में बता सकते हैं कि इसके रचयिता कौन है। रचयिता बता सकते हैं लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है, नेक्स्ट विषय है कि इसका विषय क्या है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। ठीक है, संख्या बता देंगे इसकी कि कुल संख्या कितनी, 18 है। उदाहरण भी बता सकते हैं, विष्णु पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, गरुड़ पुराण, बहुत सारे पुराण हैं, तो आप बता सकते हैं कुछ आपको जो सटीक लगते हैं। विशेष की बात कर लेते हैं, तो प्राचीनतम सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मार्कंडेय पुराण है। सृष्टि प्रलय और सृष्टि और प्रलय का इसमें उल्लेख मिलता है ना, ये तो अपन ने पहले पॉइंट में बता दिया था।
इसका नेक्स्ट 3 मार्क का देख लेते हैं। कम से कम हमने सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल जो था उससे अगर मिला ली जाए तो कम से कम मान लीजिए 40 से 50 3 मार्कर हो जाएंगे कंप्लीट। तो इतने 3 मार्कर के बाहर कोई भी क्वेश्चन शायद ही जाएगा, है ना। तो आप इसे अच्छे से देखिएगा, लास्ट टाइम भी दे सकते हैं, अभी तो आप देख लीजिए और वहाँ से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ से पढ़ रहे हैं आप, जैसे ये संहिता के ऊपर 3-4 पॉइंट बता दिए। अब ये पूरा वीडियो देखने के बाद अब पहली बात तो एक कागज़ में पूरे 3 मार्कर के नाम लिख लीजिए, क्या क्या लिखना है, टाइमर लगाइए, ठीक है। 1-1 मिनट में आपको 1-1 3 मार्कर लिखना है। तो ये 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट तो आप 1-1 मिनट में नहीं लिख पाएंगे, तो आपको 2 से 3 ही पॉइंट लिखने हैं। तो 4 पॉइंट इसलिए दिए जा रहे हैं कि 3 पॉइंट कोई भी याद हो जाए आपको, तो 3 पॉइंट लिखिए, वो भी स्पीड से प्रैक्टिस कीजिए कि एक 3 मार्कर 1 मिनट में हो जाए किसी भी हालत में। तो ऐसे अगर आपने हिसाब से आप लिख लीजिए कि 20 3 मार्कर लिखना है या 15 3 मार्कर लिखना है, जितने भी लिखना है आप 1-1 मिनट के हिसाब से लगा लीजिए कि 15 मिनट में मुझे लिखना है। तो यहीं से आपकी स्पीड बनेगी, ठीक है। तो स्पीड बनाने का सबसे अच्छा फंडा ये है कि आप 3 मार्कों को लिखना अभी से प्रैक्टिस कीजिए। तो आप यहाँ से वीडियो देख लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो देख करके आपको कितना याद रहता है, आप वीडियो बंद करने के बाद टाइमर लगा लीजिए मोबाइल में और एक पुलिंग वाला कागज़ ले लीजिए, उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी रहेगा, अन्यथा आप सिर्फ वीडियो देख लेंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। वीडियो देखने के बाद आप ये कोशिश कीजिए कि 3 मार्कर लिख आपको याद रह रहा है या नहीं रह रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन बताई गई थी, तो उससे आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। तो पहले देख लेता है संहिता के बारे में क्या पूछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। सनातन धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च धर्म ग्रंथ वेदों का मंत्र वाला खंड है ये, ठीक है। ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें सबसे ज़्यादा वेदों का मंत्र का उल्लेख मिलता है, और मतलब जो खंड है वो वेदों के मंत्र को लेकर ही समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं कि चारों वेदों की अपनी अपनी अलग अलग संहिता होती है। जैसे ऋग्वेद की ऋग्वेद संहिता हो जाएगी, यजुर्वेद की यजुर्वेद संहिता हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद भाषा क्या है, वैदिक संस्कृत है इसकी भाषा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि चारों वेदों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, संहिता कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके उदाहरण फिर बता सकते हैं, अभी बताया आपको कि ये यहाँ अलग अलग संहिता होती है, तो अलग अलग संहिता में नाम बता सकते हैं, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, सामवेद संहिता, ठीक है। तो ये जो उदाहरण है इसको यहाँ लिखना चाहिए था। चारों वेदों की अपनी अपनी अलग संहिता होती है, फिर नेक्स्ट उदाहरण डाल करके ये लिख सकते थे आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के और चारों वेद को कंप्लीट करा दिया गया, इसमें खासकर वेद भी बता दिया गया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट 3 मार्कर जो बनते हैं वो आपको सब बताए जाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। बस आप प्रॉपर सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। वेद के बारे में क्या बातें हो सकती है इंपॉर्टेंट, वैदिक देवी देवताओं के मंत्रों ऋचाओं का संग्रह है ये, पहली बात। दूसरा पॉइंट वो हो जाएगा कि इसकी रचनाकार कौन है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, भारद्वाज है, क्योंकि अलग अलग मंडल का अलग अलग लोगों ने रचना की है, इस वजह से 2-3 रचनाकार लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और खासकर इसमें अगर महिला रचनाकार भी लिख देंगे तो आपको एक्स्ट्रा इम्पैक्ट पड़ेगा, और हो सकता है 3 में से 3 मार्क मिल जाएंगे। जैसे नाम लिख दीजिए, पोलोमी है, सची है, काक्षावृत्ति है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 10 मंडल है, इसमें बता सकते हैं, 1028 सूक्त बता सकते हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं, ये भी बता सकते हैं। याद है तो बता सकते हैं, नहीं है याद तो फिर कुछ और कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं। जैसे पाठककर्ता कौन कहलाते हैं, इसके होत्र कहलाते हैं। ब्राह्मण कौन कौन से संबंधित, जैसे ऐत्रेय और कौसत की 2 ब्राह्मण इससे संबंधित है। विशेष क्या है इसमें, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, मतलब चतुस्वर्ण 4 वर्ण जो है उसका उल्लेख मिलता है। और क्या है, आर्यों की राजनीतिक प्रशासन की जानकारी मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आर्यों की राजनीतिक जानकारी। और 10वां मंडल अग्नि इंद्र का उल्लेख भी मिलता है, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है यजुर्वेद, इसके बारे में क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं देख लेते हैं। मूलतः यज्ञों के नियमों एवं विधानों का उल्लेख मिलता है यहाँ, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके पाठककर्ता को क्या कहा जाता है, अधर्वयु कहा जाता है, ठीक है। उपवेद क्या है इसका, धनुर्वेद है, ठीक है। और ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा, आयुर्वेद, ठीक है। भाग, इसके भाग कौन कौन से बताना जरूरी है, 2 भाग होते हैं, जो मुख्य भाग हैं, जो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद है, ठीक है। नेक्स्ट है विशेष में लिख सकते हैं आप कि गद्य पद दोनों शैलियों में कृत है। दूसरा है कि रचनाकाल बता सकते हैं कि 1400 ईसा पूर्व है, और श्लोक की संख्या अगर याद है तो बता सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4000 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर सबको याद नहीं रहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। सामवेद देख लेते हैं, इसके बाद सामवेद के बारे में क्या क्या ले सकते हैं, 3 पॉइंट। तो सामवेद, इसका अर्थ ले सकते हैं कि गान या अर्थात गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन ही सामवेद कहलाता है। नेक्स्ट है कि पाठककर्ता क्या कहलाते हैं, उद्गाता, ठीक है। उपवेद क्या है इसका, गंधर्व वेद। विशेष क्या है, भारतीय संगीत प्रणाली का जनक है ये, ठीक है। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संगीत का जनक
कौन सा वेद है? सामवेद। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे तो आपको पढ़ने पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। उपनिषद कौन सा संबंधित है इससे? छंदज्ञ उपनिषद। ठीक है, ये पॉइंट बन गया इसके संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद लोथल। तो ऐसे डायग्राम बना के बता सकते हैं कि इतना बड़ा भारत का नक्शा ना भी बना पाओ आप, तो फिर इसे गुजरात बना के बता सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप दिखा दो कि यहाँ पर पोर्ट था लोथल, है ना, तो इसको ऐसे ऐसे बना देंगे तो आपको समझ में जाएगा एग्जामिनर को कि लोथल कहाँ पर स्थित है। पॉइंट देख लेते हैं इसका। पहला कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था। शाब्दिक अर्थ बता सकते हैं कि मुर्दों का घर कहलाता है। विशेषता बता सकते हैं कि यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, मन के बनाने का कारखाना मिला है, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है, स्त्री पुरुष की 3 युग्मित समाधि मिली है। अब अवस्थिति बता सकते हैं गुजरात के कठियावाड़ प्रदेश में भोगवा नदी के किनारे स्थित है ना। और खोज बता सकते हैं इसके बाद कि 1953-54 में रंगनाथ राव ने खोज की थी इसकी। ये हो गया लोथल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कालीबंगान। इसके बारे में क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं? अवस्थिति यहाँ बता सकते हैं मैप में। और पहले देख लेते हैं पॉइंट की स्थिति। राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। जिला भी बता सकते हैं। खोज के बारे में बोल सकते हैं कि 1954-55 में बीबी लाल ने की थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, आपको पता होगा। तो कालीबंगान डेफिनेटली पूछा जाएगा, या तो कालीबंगान आएगा या तो बीबी लाल आएगा, या इनकी कोई बुक आएगी। नेक्स्ट है कि शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं कि चूड़ियों का शहर बोला जाता था इसे। विशेषता देखते हैं कि क्या क्या है। यहाँ से इतने सारे पॉइंट लिखे 6, इसमें से कोई 2 याद रख लीजिए। जैसे आपको कौन कौन से लिखना इंपॉर्टेंट है कि जूते हुए खेत के प्रमाण मिले पहला, दूसरा कि घोड़े के अस्थि पंजर के प्रमाण मिले, 2 इंपॉर्टेंट है। अब ये संस्कार की 3 विधियाँ मिली है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देने के हिसाब से बता दिया कि पूर्ण दाह संस्कार, अर्ध दहन और दफन क्रिया, 3 प्रकार का दाह संस्कार होता था। ठीक है, चूड़ियों के प्रमाण भी मिला है, यहाँ से काली चूड़ियाँ मिली है, मेसोपोटामिया की मोहर मिली है। ठीक है, और क्या लकड़ी से बनी नालियाँ भी मिली है। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। जो भी 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं विशेष में, प्रमाण में, तो वो आप लिख सकते हैं, वहाँ से आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। अथर्ववेद देख लेते हैं। अथर्ववेद के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है वहाँ पे। पहले लिखना है कि ऋषि अंगिरा द्वारा निर्मित अंतिम वेद है ये। ठीक है, तो आपको ये बताना जरूरी है कि अंतिम वेद था ये। किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं आप, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ऐसे करके एरो बना के भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसे लिख सकते हैं। विशेषता बता सकते हैं कि विशेषता में क्या बताना है आपको कि यहाँ से क्या, इसमें क्या उल्लेखित है। तो विशेषता में बता सकते हैं कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, औषधि, आर्य अनार्य की विचारधारा और पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। उपवेद बता सकते हैं कि शिल्पवेद इसका अल्पवेद है और ये अंतिम वेद है। ये थोड़ा आपको जोर देके बताना है कि ये अंतिम वेद, और जोर कैसे देंगे कि उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, या आप उसको अंडर कॉमा के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि उपनिषद के बारे में बता सकते हैं कि मंडूको उपनिषद इससे संबंधित है, जिसमें सत्यमेव जयते वर्णित है, जो कि संविधान में लिया गया है ना। तो उतना ज़्यादा तो नहीं लिख पाएंगे कि संविधान में लिया गया, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि सत्यमेव जयते इसमें वर्णित है, किसमें? मंडूको उपनिषद। और ये उपनिषद किसका है? अथर्ववेद का। ब्राह्मण बता सकते हैं कि गोपत ब्राह्मण है, जिसमें क्या अर्धनारीश्वर रूप की परिकल्पना मिलती है, अर्धनारीश्वर रूप की। ठीक है, शिव के मतलब आधे महिला आधे पुरुष। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। वेद त्रयी में शामिल नहीं है इसको। 3 वेद जो माने जाते हैं वेद त्रयी, उसमें शामिल नहीं है। मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद वेद त्रयी कहलाता है, उसमें अथर्ववेद नहीं आता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसका अघन्या क्या है। ये अघन्या देख लेते हैं। वैदिक कालीन परंपरा में चर्चित अवधारणा थी, पहला पॉइंट बता सकते हैं। अघन्या का अर्थ क्या है? न मारे जाने योग्य। ठीक, अब बताना पड़ेगा कि किसको नहीं मारे जाने योग्य की बात की गई थी वैदिक काल में। तो वैदिक काल में गाय को अघन्या माना गया था, वैदिक काल की बात की जा रही। ठीक है, तो गाय को अघन्या माना गया था, मतलब उसे मारा जाना पाप की श्रेणी में आता था। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि वैदिक काल में शब्द अघन्या शब्द की बात की जा रही। कितने बार उल्लेख मिलता है इसका? 175 बार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद प्रजापति के बारे में बात कर लेते हैं। प्रजापति पहला पॉइंट ले सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में चर्चित पद था। ठीक है, दूसरा पॉइंट ले सकते हैं प्रजापति को सृष्टि का कर्ता धर्ता माना गया। प्रचलित अवधारणा में ब्रह्मा को प्रजापति माना गया और सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्री माना गया। ठीक है, सभा समिति के माध्यम से ही कार्य का संचालन होता था, है ना, आप सभी को पता होगा। अब यहाँ सभा समिति भी देख लेते हैं कि क्या क्या होती है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। वहाँ देख लिया, अब आपके दिमाग में डाउट हो जाता है कि सभा समिति के बारे में भी हो सकता है 3 मार्क का बन सकता है, तो उसके ऊपर भी बना दिया गया सभा और समिति। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि सभा क्या है। श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की वैदिक कालीन संस्था थी, पहला पॉइंट ले सकते हैं। समिति के बारे में ले सकते हैं कि केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। अब दोनों को एक्सप्लेन कर दिया आपने कि दोनों क्या थी, कार्य बता देते हैं आप यहाँ
कि राजा को सलाह देना, राजा को हटाने चुनने का अधिकार प्राप्त था। मतलब राजा को हटा भी सकती थी, उसे चुन भी सकती थी, उसको सलाह देने का भी कार्य था। प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया था इसे। ठीक है, विशेष में ले सकते हैं कि अथर्ववेद में इसे प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया अथर्ववेद में। ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से लिखेंगे आप कि कहाँ उल्लेख मिलता है उसका, तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो 3 मार्कर तो खत्म हो गए, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के, है ना, दोनों को एक साथ अपने खत्म कर दिया। अब कुछ 5 मार्कर देख लेते हैं इस वीडियो में। 2 5 मार्कर देखते हैं, इसके बाद आपका देखते हैं कि आप वीडियो को कितने लाइक करते हैं, कितना शेयर करते हैं। अगर कंटिन्यूस रखना है इस सीरीज़ को तो आपकी तरफ से भी एफर्ट आना चाहिए। एफर्ट अगर आपकी तरफ से नहीं आएगा तो फिर हो सकता है कि इसे बंद करना ही पड़ेगा, और फिर प्रीलिम्स के हिसाब से ही वीडियो चलाएंगे, इसे टोटली बंद कर देंगे। किसी भी प्रकार का 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर की सीरीज़ डालेंगे नहीं, इसको यहीं स्टॉप कर देंगे इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आज का 5 मार्कर कि कैसे लिखा जाना है आपको। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन पर टिप्पणी करना है। ठीक है, तो टिप्पणी करेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में तो उसके सभी एस्पेक्ट को बताना जरूरी है। लेकिन जब 5 मार्कर आ जाता है तो आप कोशिश कैसे करेंगे कि क्या चीज़ बता दे, क्या चीज़ छोड़ दे। देखते हैं इसे कैसे हैंडल करना है आपको। तो पहला तो इंट्रो दे सकते हैं। अब यहाँ 3 लाइन में इंट्रो आया, लेकिन इसे कोशिश कीजिएगा कि 2 लाइन में इंट्रो हो जाए। यहाँ पे आपको समझाने के हिसाब से भी लिखा जाना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। तो तब भी हमने कोशिश की है कि 14 लाइन के अंदर ख़त्म कर दें, है ना। तो वहाँ पर ये मान लीजिए कि 12 से 13 लाइन आएगी, तो 1 लाइन एक्स्ट्रा ही लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे। तो पहले देखते हैं कि कैसे शुरुआत करेंगे। प्राचीन सभ्यता के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक सुनियोजित नगरीकृत स्वच्छ सभ्यता थी, जिसके कारण इसे प्रथम नगरीकृत सभ्यता कहा गया। ठीक है, अब ऐसा लिखना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको सबको पता है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, अमृत मिशन हो गया, उसके लिहाज से आपको इसको जोड़ते हुए चलना है। ठीक है, करंट अफेयर को भी जोड़ेंगे, वर्तमान और प्राचीन को एक साथ जोड़ के चलेंगे तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा। नगर नियोजन कैसे था उसके बारे में 4 पॉइंट है, ऐसे एरो बना के भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, आपको जैसा सूटेबल आ रहा है वैसे लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट कैसा भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऐसे भी बॉक्स बना सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे एक 100 बना लीजिए कि स्टार मैच टोपोलॉजी जो नहीं होती कंप्यूटर में, उस तरीके से भी बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वैसा बना सकते हैं। तो देख लेते हैं, पहला पॉइंट देख सकते हैं कि इसमें नियोजित बस्तियाँ ऊंचे टीले पर स्थित थी। भवन किस पद्धति पर आधारित थे, ग्रिड पद्धति पर थे, पक्की ईंटों का यूज़ किया गया था इसमें। और क्या है, उन्नत जल निकासी की प्रणाली थी यहाँ पर, उदाहरण बता देंगे धोलावीरा। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था थी, तो कैसे विकसित अर्थव्यवस्था थी, कॉमा मार मार के बता सकते हैं। आयात निर्यात की व्यवस्था थी, खाद्यान्न उत्पादन होता था यहाँ, विकसित नगर स्थित थे, वह बंदरगाह की उपस्थिति थी जैसे लोथल और सुरकोदा। इसका बता देंगे स्वच्छ स्वच्छ शहर थे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है लकड़ी की नालियाँ बनी हुई थी, है ना। और फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि यातायात हेतु 90 डिग्री कोण पर मिलती हुई सड़कें थी, है ना, समकोण पर मिलती हुई सड़कें थी। ठीक, तो ये नगर नियोजन बता सकते हैं, उन्नत व्यवस्था थी। इसके बाद क्या बता सकते हैं, इसमें बता सकते हैं कि निष्कर्षतः हड़प्पे सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था सुव्यवस्थित और सुनियोजित थी, जो भारत के आधुनिक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट योजना के समक्ष आदर्श स्वरूप या मॉडल हो सकती है ना। तो ये उसके बारे में टिप्पणी कर सकते थे आप, इसके बारे में बता सकते थे कि आपने ये बताया कि प्राचीन समय में कैसे थी हड़प्पा सभ्यता, नगर नियोजन क्यों कहा जाता था, ये बताया आपने। उसके कुछ की पॉइंट्स बता दिए कि वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ थी, क्यों ऐसा बोला जाता है, और उदाहरण भी आपने दे दिया, यहाँ पे धोलावीरा दे दिया, लोथल को सुरकोदा दे दिया। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप देते रहेंगे एग्जाम्पल भी तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लगेगी उन्हें, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्लस थ्योरी थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा आपको, तो उन्हें ये एहसास हो जाएगा जो आंसर चेक कर रहे हैं कि हाँ इन्होंने संपूर्णता लाई है, अपने आंसर में संपूर्णता होना चाहिए, मानक होना चाहिए। तो और लास्ट में जब आप निष्कर्ष लिख रहे हैं 1-2 लाइन का, जितनी लाइन का भी लिख रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा क्या वो करंट से रिलेटेड हो सकता है। करंट में जो सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उससे अगर रिलेट हो जाए या उसको शामिल कर लिया जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो 5 मार्कर ये देख लेते हैं, एक देख लिया। इसके अलावा एक और 5 मार्कर देख लेते हैं, क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन पर टिप्पणी करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर टिप्पणी में आपको ये पता होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन पढ़ा कि आपको 2 भागों में इसको बांट के लिखना है, कौन कौन से, आकस्मिक और क्रमिक पतन। क्योंकि जो इतिहासकार थे उन्होंने 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है कि आकस्मिक, कुछ लोगों ने कहा कि आकस्मिक पतन हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो गया, बाढ़ आ गई, है ना, इस टाइप की चीज़ें बोली कुछ लोगों ने बोला कि भाई अकाल या सूखा पड़ा, काफ़ी लंबे समय से वाणिज्य, उद्योग, व्यापार, आयात निर्यात का जो मॉडल था वो धीरे धीरे पतन की ओर चलता रहा। कुछ ने बोला आर्यों का आक्रमण हो गया था। तो देख लेते हैं कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे क्या हैंडल करना है सिचुएशन को।
तो बताएंगे पहले कि इंट्रो में हमेशा पॉजिटिविटी होना चाहिए और निष्कर्ष में भी पॉजिटिव एस्पेक्ट होना चाहिए। विश्व की प्राचीनतम एवं सर्वाधिक नगरीकृत सभ्यता जिसका विस्तार आधुनिक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक विस्तृत था। आपने यह 2 इन्फॉर्मेशन दे दी कि उसकी अवस्थिति क्या थी और उसमें क्या विशेषता थी, 2 लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट देखना है कि 2 वर्गों में बांटा गया है। आपको समझाने के लिए लिखा गया कि पतन के साक्ष्यों के आधार पर किसने बांटा 2 वर्गों में, विद्वानों ने, ठीक है। इसको फिर देख लेते हैं कि आकस्मिक में आप 2-3 पॉइंट ले सकते हैं, क्रमिक में भी लिख सकते हैं 2-3 पॉइंट। पहला ले लें, आकस्मिक देख लेते हैं पहले। तो आर्यों का आक्रमण बोला किसने, व्हीलर ने। दूसरा बोला कि बाढ़ की वजह से इसका पतन हुआ, तो किसने बोला, मार्शल ने। और नदियों के मार्ग में परिवर्तन, ये भी किसी इतिहासकार ने बोला था। किसने बोला था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि अब क्रमिक में देख लेते हैं, क्रमिक में कैसे किस प्रकार लगातार क्रम परिवर्तन होने की वजह से उसका पतन हुआ। जैसे कि जलवायु परिवर्तन की वजह से किसने बोला, ऑरेल स्टाइन ने। अकाल या सूखा किसने बोला, दीनानाथ ने। और क्या है, वाणिज्य व्यापार का ह्रास हुआ, रोमिला थापर ने बोला था ऐसा। तो ये 2 पॉइंट बता दिया। अब इसके बाद इसका विश्लेषण बता सकते हैं थोड़ा सा लास्ट में निष्कर्ष में, कि उपरोक्त विश्लेषणों के उपरांत तथा पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार इस विकसित सभ्यता का पतन अलग अलग कारणों से हुआ, जिसमें सर्वाधिक मान्य कौन सा कारण माना जाता है, बाढ़ और नदियों के जलमार्ग में परिवर्तन माना जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपने जो भी चीज़ थी वो सब बता दी, 2 वर्गों में बांट करके बता दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे 5 मार्क का 11 से 12 लाइन हो जाएगी। तो 11-12 लाइन में अगर आप क्या कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर जो निष्कर्ष लिखा है 4 लाइन में चला गया, इसको आप 2 लाइन में अगर किसी प्रकार से कर लेते हैं तो 1 लाइन में आपको इसमें लिख सकते थे कि संपोषणी विकास और सतत जलवायु प्रबंधन क्यों आवश्यक है, वो भी 1 लाइन में ले सकते थे, है ना। कि प्राचीन समय से लेकर के आप प्राचीन समय के जो प्रमाण है उसके हिसाब से आप जो आधुनिक शहर का निर्माण करना चाहते हैं उसे संपोषणी विकास के आधार पर हो। तो इस ऐसे पॉइंट लिख सकते थे आप अगर लिखना चाहें तो, अन्यथा इसमें आपको संपूर्णता मिल जाएगी कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए थी उसे दे दी गई, ठीक है। तो ये 2 5 मार्क का अपन ने हैंडल कर लिए इसमें। इसके बाद कोशिश करते हैं हम, जैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर था, ठीक है। तो ये 6 मार्कर था, तो पिछले साल में लिखा हुआ था, जैसे 5 मार्कर के हिसाब से अब हमको बना के लाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से ला लेंगे, ठीक है। और उसका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समग्र विश्लेषण कीजिए, वैदिक सभ्यता का समाज के बारे में टिप्पणी कीजिए, तो वो भी लाएंगे। डिपेंड करता है आपके ऊपर। देखते हैं इस वीडियो को कितने लाइक आते हैं, कितने व्यूज़ आते हैं, कितना सपोर्ट मिलता है, कितना कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, लोगों की डिमांड है या नहीं है, उसके हिसाब से कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।